तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अंचल आंचल अब आपको दिखाते हैं और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां सागर में बुधवार को मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और विधायक भूपेंद्र सिंह एक साथ नजर आए। दरअसल भाजपा के दो बड़े जो नेता थे वह पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पिछले काफी समय से एक ही मंच पर नहीं दिख रहे थे। दोनों के बीच मनमुटाव की चर्चाएं भी लगातार तेज थी, लेकिन बुधवार को सागर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दोनों नेताओं को साथ लाकर एकजुटता का बड़ा संदेश दे दिया है। सागर में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह एक साथ मंच पर नजर आए। दिलचस्प बात यह भी है कि दोनों नेता एक दूसरे के निवास पर भी पहुंचे और यह दृश्य शहर भर में चर्चा का विषय बन गया। गाड़ी में गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह के साथ साथ मंत्री गोविंद सिंह तीनों एक साथ बैठे दिखाई दिए। ये तस्वीरें साफ संकेत देती हैं कि भाजपा सागर में पुराने मतभेदों को खत्म कर एकजुटता की ओर आगे कदम बढ़ा चुकी है। फिलहाल तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है, आप भी देखिए। इधर जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट राजधानी भोपाल और सागर में बड़े पैमाने पर हो रही पेड़ों की कटाई पर अब सख्त रुख अपनाते हुए नजर आया। राज्य सरकार की दलीलों को खारिज कर मामले में सरकार और अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। बुधवार को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय शराफा की डिविजनल बेंच ने सुनवाई के दौरान 8000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई कर दी। जानकारी में सामने आया है कि यहां पर अदालत ने कहा 50-60 साल पुराने पेड़ों को काटकर विकास नहीं बल्कि पर्यावरण का विनाश किया जा रहा है। मामले में तलब किए गए विधानसभा और सचिवालय के मुख्य सचिव सहित 7 अधिकारी कोर्ट में मौजूद रहे, जबकि पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के स्थान पर GRM भोपाल पेश हुए और वहीं रेलवे से 435 बबूल के पेड़ काटे जाने पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। अदालत ने रेलवे से कहा है गाइडलाइन कोर्ट में प्रस्तुत करें। सागर कलेक्ट्रेट परिसर में 1000 पेड़ काटे जाने पर कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अधिकारी मध्य प्रदेश की हरियाली की अहमियत समझें और कुछ दिन प्रदूषित राज्यों में रह कर देखें। कोर्ट ने निजी संपत्ति पर भी बिना अनुमति पेड़ काटने की प्रथा पर चिंता जताई है। राजधानी रायपुर में 28 से लेकर 30 नवंबर तक डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस और 3 दिसंबर को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। शहर के असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऑपरेशन निश्चय के तहत पुलिस ने 5 दिनों में 500 से ज्यादा बदमाशों की क्लास लगाई है। दर्जनों को जेल भेज दिया गया। पूरे शहर में सख्ती का संदेश दिया गया है। देखिए आने वाले दिनों में रायपुर में वीआईपी मूवमेंट देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री से लेकर देश भर के डीजीपी आईजी यहां मौजूद रहेंगे। इसी के मद्देनजर पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय शुरू किया। 60 से 100 टीमों ने एक साथ बीएसयूपी कॉलोनियों, राजीव आवास, झुग्गियों और बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी। पिछले 5 दिनों में रायपुर पुलिस ने 500 से ज्यादा बदमाशों को पकड़कर उनकी क्लास लगाई। इनमें 172 को जेल भेजा गया। 200 से ज्यादा अलग अलग मामलों में गिरफ्तार हुए और 256 चाकूबाजों और अपराधियों को थाने और C04 भवन में तलब करके कड़ी चेतावनी दी गई। 500 से ज्यादा बदमाशों पर कसा शिकंजा। 172 बदमाश जेल भेजे गए। 256 अपराधियों की परेड। 21 वारंट तामिल। 70 पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई। 15 किलो गांजा जब्त। 440 नशीली टैबलेट जब्त। बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त। ऑपरेशन निश्चय के तहत न केवल गुंडे बल्कि नशे के सौदागरों को भी पुलिस ने जेल भेजा। 29 लोग अवैध शराब बेचते पाए गए। कई बदमाश अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए। फरार और वारंट वाले आरोपी भी लगातार निशाने पर हैं। पुलिस ने 256 चाकूबाजों और अपराधियों को लाइन में खड़ा कर साफ चेतावनी दी।
अपराध छोड़ो वरना सीधे जेल जाओ, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। रायपुर पुलिस का बदमाशों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है, जिसमें गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश, उभरते हुए बदमाश और जो चाकूबाज हैं उनके खिलाफ अभियान जारी है। आज तड़के लगभग 3 बजे के आसपास सभी थाने क्षेत्र के जितने बीएसयूपी कॉलोनी है, जितने बदमाश बस्तियां हैं, वहां हमारी लगभग 500 जवान अलग अलग थानों से और पुलिस लाइन से भी लगभग 150 का बल प्रोवाइड कराया गया था। छापेमारी कार्रवाई की गई है, जिसमें 182 लोगों को थाने लाया गया है, जिसमें गिरफ्तारी वारंट हैं। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को लेकर रायपुर हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने पूरे शहर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अपराधियों के लिए स्पष्ट संदेश है, राजधानी में कोई भी अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी। आगामी दिनों में राजधानी रायपुर में होने वाले डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को लेकर राजधानी में हाई अलर्ट है। पुलिस भी एक्शन मोड पर आ गई है। ऑपरेशन निश्चय के तहत 5 दिन के भीतर 500 से ज्यादा गुंडा बदमाश और नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। बहरहाल देखना होगा इस कार्रवाई से राजधानी की कानून व्यवस्था पर कितना असर देखने को मिलता है और साथ ही राजधानी में बढ़ते क्राइम ग्राफ को पुलिस कैसे कंट्रोल करती है। कैमरा पर्सन भूपेश आंगले के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। इधर रायपुर में हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर का एक और कारनामा सामने आया है। आरोप है कि दोनों भाइयों ने व्यापारी संजय चांडक से 3 वर्ष पहले 10,50,000 रुपए के पर्दे, सोफा कवर और बेडशीट तो खरीद लिए, लेकिन आज तक भुगतान नहीं किया है। रकम मांगने पर कारोबारी को जान से मारने की धमकियां भी दी जाती थी। शिकायत के बाद देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। नगर में पंडरी स्थित जो कपड़ा महालक्ष्मी कपड़ा मार्केट है, उनका एक व्यापारी है संजय चांडाक, उनके द्वारा आवेदन पत्र लिखित में दिया गया है थाना देवेंद्र नगर में, जिसमें वीरेंद्र तोमर और उसका जो भाई है रोहित तोमर, उसके द्वारा वर्ष 2021 के अगस्त माह से अक्टूबर माह के बीच में अलग अलग तिथियों में उनके यहाँ से बेडशीट, सोफा कवर इत्यादि जो सामान है, पर्दा जैसे चीज़ों को लगभग 10,50,000 रुपये का लेके आया था, जिसे पैसा मांगने पर उनके द्वारा धमकी देना, गाली गलौज करना और अलग प्रकार से प्रताड़ित करने के संबंध में शिकायत दिया गया है। जिस पर थाना देवेंद्र नगर में अपराध पंजीबद्ध किया करके विवेचना लिया गया है। प्रकरण में विवेचना जारी है। प्रकरण के आरोपियों को इस प्रकरण में आरोप सिद्ध पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इधर विदिशा में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि युवक अरशद आब्दी ने पहले उससे दोस्ती की, फिर उसे गलत तरीके से छुआ और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस पर लीपापोती का आरोप भी लगाया है। वहीं मामले में माइलस्टोन वाटर पार्क का भी नाम सामने आया है। आरोप है कि वाटर पार्क में बड़ी संख्या में लोग आते हैं और जहां संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। घटनाएं हो रही हो। जो विदिशा का मामला है उसमें जो लड़का था उसने अपना नाम बदलकर हर्षित तिवारी बताया और लड़की को फंसाया। इसके अलावा फिर उसको ब्लैकमेल किया। उसके कुछ वीडियोज उसके पास थे, तो जिससे वो लड़की डरी और सहमी थी, लेकिन कुछ हिंदू संगठनों ने उसमें उसका सहयोग किया। तब लड़की खुलकर सामने आई और उसने अपने बयान दिए और प्रशासन ने तत्काल उस पर कार्रवाई की और उस लड़के को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। युवती ने एक रिपोर्ट कराई थी, उसने कहा था कि एक अरशद नाम का लड़का जो है उसके द्वारा उसका छेड़छाड़ की गई है। उनमें गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस ने प्रकरण पंजीयन किया था, विवेचना में लिया गया था। उनमें न्यायालयीन कथन भी कराए गए और उसमें जो तथ्य निकल के आए उसके आधार पर प्रकरण में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम जो है उसकी धाराएं बढ़ाई गई है। उसको धर्म परिवर्तन को लेके भी कुछ बात उसमें आई थी, तो उसको लेके विधिवत धाराएं बढ़ाई गई हैं और आरोपी को गिरफ्तार करके जो है न्यायालय पेश किया गया है। जब माडवी हिडमा के एनकाउंटर के बाद लाल आतंक की कमर जैसे टूट गई है। खैरागढ़ में 20 लाख के इनामी नक्सली दंपत्ति ने पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। शासन की योजनाओं से प्रभावित होकर 14 लाख रुपए के इनामी नक्सली धनुष उर्फ मुन्ना ने अपनी पत्नी रोनी 6 लाख की इनामी के साथ सरेंडर कर दिया है। बता दें कि दोनों नक्सली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मार डिवीजन में सक्रिय थे। आज हमारे खैरागढ़ जिले में 2 नक्सली दंपत्ति के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। तो उसमें जो पहले जो पति हैं उनका नाम है धनुष उर्फ मुन्ना
जो कि पेंटा जिला बीजापुर के रहने वाले हैं, और उनकी पत्नी रौनी जो है वो भी बीजापुर जिले के रहने वाली है। गोरनम गांव है बीजापुर जिले डिस्ट्रिक्ट में, वहां के रहने वाले हैं। इधर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शासन की पुनर्वास नीतियों का असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को बीजापुर जिले में 41 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण का रास्ता अपनाया और इसमें 12 महिलाएं और 29 पुरुष शामिल हैं, जिन पर कुल 1 करोड़ 19 लाख का इनाम भी घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में PLGA बटालियन 1 के सदस्य, एरिया कमेटी पार्टी सदस्य, मिलिशिया कमांडर और साउथ सब जोनल ब्यूरो के 39 माओवादी प्रमुख हैं। वहीं दूसरी ओर माओवादी संगठन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ सामने आया है। अभय नाम से पत्र जारी करने वाले वेणुगोपाल उर्फ सोनू ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद भी अभय नाम से पत्र जारी हो रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों में हड़कंप मच गया है। बस्तर के IG ने सभी सुरक्षा दलों को अलर्ट जारी कर दिया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस ने दूसरे अभय की जानकारी ली जा रही है और IG ने चेतावनी दी है, अभय के नाम से पत्र जारी करने वाले को तत्काल आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। अभय का नाम अब खत्म हो चुका है। राजनांदगांव से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां मेडिकल दुकान पर युवक पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस हिरासत में चाकूबाजी का आरोपी कोतवाली थाना क्षेत्र के मानव मंदिर चौक की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, चाकू से हमला किया गया है और कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला। मेडिकल दुकान पर एक युवक के साथ ये दरिंदगी की गई है, चाकू से हमला किया गया है और पुलिस हिरासत में हालांकि चाकूबाज है और उसे पकड़ लिया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है क्योंकि क्यों हमला किया गया, क्या कुछ कारण रहा, क्या कोई पुरानी दुश्मनी की पुरानी बंदिश थी जिसको लेकर चाकूबाजी की गई हो। तो एक खबर आपको बता रहे राजनांदगांव से, जहां एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। राजधानी भोपाल में SIR को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर BLO घर घर पहुंचकर फॉर्म भरवा रहे हैं। कुछ स्थानों पर 80% तो कहीं 50% तक काम पूरा हो गया है। SIR को लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जानकारी दी है कि SIR में जिन लोगों की भोपाल में मैपिंग कंप्लीट हो गई है उनकी संख्या 48% है। इसके अलावा बैरसिया में 80% काम पूरा कर लिया गया है। हुजूर विधानसभा में 50% काम पूरा हो गया है। नहीं, आपने देखा है कि भोपाल में जिन लोगों की मैपिंग कंप्लीट हो गई ऐसी संख्या 48% है, जिसमें से बैरसिया में हम लोगों ने लगभग 80% काम पूरा कर लिया है। भोपाल उत्तर में हम लोग 50% के आसपास पहुंचने वाले हैं। हुजूर में हम लोगों ने 50% काम पूरा कर लिया है। बाकी सभी जगह हम लोग लगभग 40% के आसपास पहुंच रहे हैं। तो लोगों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, मैपिंग भी हो रही है, हमारे BLO भी जा रहे हैं, वॉलंटियर्स भी जा रहे हैं। अभी हमारे कल से कैंप भी लगने वाले हैं जिसको भी हम पेपर में देंगे। तो और ऑनलाइन भी हमने फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध है आयोग के द्वारा। तो सब लोग अगर इसमें मिलजुल के काम करेंगे तो अच्छा काम है। इधर रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में एक किशोरी पर जानलेवा हमला करने का आरोपी सिरमौर न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। वहीं पीड़िता परिवार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बता दें कि रविवार को सिमरिया में एक किशोरी झाड़ियों में बेहोश मिली थी, जिसके सिर पर गंभीर चोट भी आई है। उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इसी मामले में पुलिस ने अंगीठिया निवासी आरोपी अभिषेक तिवारी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे मंगलवार को सिरमौर न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की तैयारी चल रही थी, तभी आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। धमतरी में प्रशासन के तमाम दावों के बीच रेत का अवैध परिवहन जारी है। खनिज विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग मिलकर भी इस गैरकानूनी धंधे को रोक
पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। दूसरी ओर रात में दौड़ते रेत भरे हाईवा से लोग खासे परेशान रहते हैं। रेत से भरी कई गाड़ियों के लगातार गुजरने से बड़ी दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। हालांकि धमतरी कलेक्टर ने दावा किया है कि अवैध रेत पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर में नाले के दूषित पानी से सब्जियों की खेती करने वालों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। कलेक्टर और निगमायुक्त के निर्देश पर संयुक्त टीम ने पाटन बाईपास से कटंगी बाईपास रोड पर सिंचाई के लिए लगाए गए 2 अवैध मोटर पंप जब्त कर लिए हैं, जहां नाले के गंदे पानी से सब्जियां उगाई जा रही थी। जिला प्रशासन ने खाद्य फसलों की सिंचाई के लिए दूषित जल का प्रयोग करने पर उपकरण जब्त करने के साथ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। देखिए, जो नाले का पानी होता है काफ़ी गंदा होता है, प्रदूषित वाटर होता है और उसका उपयोग करके सब्जियां उगाना या किसी प्रकार का उपयोग करना पूर्णतः हानिकारक है और इसमें तरह तरह के जो है वो दुष्परिणाम सामने आते हैं। और हमें आज विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ और बड़ा लीडिंग खबर इसमें बनाई गई कि कई जगह पे सब्जियां उगाई जा रही हैं नाले के पानी में। तत्काल में जिला दंडाधिकारी महोदय हैं और नगर निगम की टीम और पूरा एक संयुक्त टीम बनाई गई इसकी। और आज जो नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में जो हमारे नगर निगम के असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर हैं और जो अतिक्रमण प्रभारी हैं, उस क्षेत्र के नायब तहसीलदार हैं और जो वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, सभी ने ज्वाइंट रूप से एक साथ जाकर के और व्यापक कार्रवाई की है। जलालपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित नर्मदा प्रवाह यूनिटी मार्च का इंदौर में भव्य शुभारंभ किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छोटी ग्वालाटोली में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। फिर मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ रथ पर सवार होकर यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि यूनिटी मार्च नागपुर से इंदौर पहुंचा है, जहां से ये यात्रा आगे धार झाबुआ होते हुए गुजरात के गोधरा में प्रवेश करेगा। यात्रा में देश भर से लगभग 350 धावक हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इंदौर में यात्रा के स्वागत के लिए 300 से ज्यादा मंचों की व्यवस्था की गई है, जहां भव्य उत्साह सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ धावकों का अभिनंदन किया जाएगा। मार्च के अंतर्गत नागपुर से वैसे तो देश भर में 4 यात्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पे निकल रही है। इस यात्रा का भी अभिनंदन करता हूँ, यात्रियों का स्वागत करता हूँ और सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित ये पूरा अभियान माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो अद्वितीय योगदान देश की आज़ादी के साथ सभी रियासतों के विलीनीकरण, सभी प्रकार की भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों का सिस्टम बनाना, ऐसे कई योगदानों कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे देश के लिए सदैव आदर्श रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे।